माघ नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, आज से ही आरंभ है। अगर हो सके तो अपने घर में देवी दुर्गा की उपासना प्रत्येक दिन अभी लगातार 9 दिन कर दिया करिए। इससे घर में शांति की और ऐश्वर्य की वृद्धि तो होने के साथ साथ कई प्रकार की चीज़ों का लाभ मिलने लगता है। मैं उस पर कार्यक्रम तो नहीं बनाऊंगा, पर हाँ, आप लोगों को जानकारी इतना ही दे देता हूँ कि अष्ट सिद्धियों के प्राप्त होने का जो मार्ग होता है वो इन्हीं नवरात्रियों से खुलता है। कुछ अलग पाना या करना चाहते हैं, जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, कोई अभिष्ट की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस नवरात्रि में आप कर सकते हैं। अपने घर में कुछ ना हो सके तो देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन लगातार आज से रात्रि में, शाम में ही, और करना चाहें तो बिल्कुल कर देना चाहिए। देवी कवच से भी बहुत लाभ हो जाए, या फिर सिद्ध कुंजिका वगैरह भी पढ़ लें तो भी। इसमें भी ठीक उसी तरीके से दुर्गा जी की उपासना करी जाती है। ये गुप्त नवरात्रि जो गुप्त तरीके से करी जाती है, अगर संभव हो सके तो जरूर करिएगा। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। आज आपके सामने जिस विषय को लेकर के उपस्थित हूं उसका नाम है उपपद लग्न। ये एक ऐसा विषय है जिसको बड़ी ही गंभीरता से समझना पड़ता है, और दरअसल इसकी महत्ता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब विवाह को लेकर के हम सतर्क होने का प्रयास करते हैं या विवाह में सतर्कता की स्थिति बनती है। क्योंकि दाम्पत्य आजकल कमजोर ज्यादा होने लगे हैं, पहले की तरह मजबूती नहीं रही उनमें। विवाह तो पहले भी टूटते थे, समस्याएं तो पहले भी होती थी, पर अब मायने बदल गए हैं और नजरिया भी बदल गया है, तरीका भी बदल गया है। आप पर जिसने भरोसा किया उसने आपकी सुरक्षा कितनी करी थी? आप पर जिसने भरोसा किया था वो कैसा था या कैसा है, कैसा मिलने वाला है, पति कैसा मिलने वाला है, पत्नी कैसी मिलेगी, उसका व्यवसाय कैसा रहेगा, वो नौकरी करने वाला होगा या खुद का काम करने वाला होगा, देखने में कैसा होगा, वो समझदार होगा या ऐसा ही नासमझी करता रहेगा जीवन भर। उसकी जो मजबूती होगी जो रिश्ते की, वो कितनी मजबूत है, उस पर आप कितना भरोसा, वो कितना ट्रस्टवर्दी होता है, ये सारी चीजें उपपद लग्न से पता चलती है। ये बड़ा ही गंभीर है और आजकल के समय में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बात कही कि दाम्पत्य में अगर कमजोरी कभी बनती है तो उसके तब प्रत्येक पहलुओं को अध्ययन करने के लिए उपपद लग्न का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ये ठीक उसी तरीके से देखा जाता है जैसे एक लग्न कुंडली सामान्यतया देखी जाती है, और ठीक उसी तरीके से इसका भी विश्लेषण किया जाता है जैसे किसी लग्न कुंडली का करा जाता है। मैंने यहाँ ऊपर लग्न कुंडली बनाई है और यहां उसका उपपद लग्न बना करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ भूल जाती हैं चीजें, कभी कभी नहीं बोलता, अर्थ भूल जाता हूं। वो विश्लेषण वाले कार्यक्रम में पूरा उल्टा का पुल्टा हो जाता है कभी कभी, तो अभी बता दूंगा। और साथ ही साथ कार्यक्रम देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिए, और NAKULPARASHARA पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी जरूर आइए, वहां भी आप लोगों का स्वागत होगा बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहाँ आप आपको अपनी कुंडली में, यहाँ मेरी तरफ देखो, यहाँ इधर ध्यान से, इधर इधर इधर, यहाँ। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। वैवाहिक सुख अगर देखना हो कि किसी भी तरीके का सुख वैवाहिक कैसा है, तो 12वें भाव से देखा जाता है, क्योंकि आप चरम सुख को यहीं से प्राप्त करते हैं अपने दाम्पत्य में। तो यहाँ की स्थिति अगर जितनी मजबूत रही उतने ही ज्यादा आप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा आपके दुश्मनों से आपकी लड़ने की क्षमता पवित्र और मजबूत होती है, उतने ही ज्यादा आप बेहतर एक लड़ने वाले हो जाते हैं, जिसका समाज के किसी भी व्यक्ति से अगर झगड़ा हो तो वो हारेगा नहीं।
ऐसी स्थिति बनती है। और ठीक इसका पूरक ये भाव होता है छठा भाव। अगर ये मजबूत रहा तो ये भी मजबूत हो जाए, तब और भी कहने वाली क्या बात है। शुरू करते हैं। जैसे यहाँ उपपद लग्न बनाते कैसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। हमें उपपद लग्न के लिए सिर्फ 12वें भाव को देखना होता है। आपकी कुंडली का 12वां भाव ये रहा। आपकी कुंडली में जो भी यहाँ लिखा हो आप उसे देख लीजिए। अब आपको राशियां तो पता है ही कि मेष राशि बनेगी तो मंगल को देखना है, और वृश्चिक राशि बनेगी तो मंगल को देखना है। 2 और 7 लिखा हो अगर 12वें भाव में तो शुक्र को देखना है। 3 और 6 लिखा हो तो बुध को देखना है। 4 लिखा हो अगर 12वें भाव में तो चंद्रमा को देखना है। 5 अगर लिखा होगा तो सूर्य को देखना है। और 7 बताया, 6 बताया, 8 बताया, 9 और 12 लिखा हो 12वें भाव में तो देवगुरु बृहस्पति को देखना है। और अगर 10 और 11 लिखा हो तो शनि को देखना है। तो मुझे क्या देखना है जरा बताना, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा है तो मुझे गुरु को देखना होगा। तो गुरु अपने भाव से, अब हमें ये देखना है कि जो 12वें भाव में राशि बनी है उसके जो अधिपति हैं वो कहाँ जाकर के बैठे हैं, कितने घर आगे बैठे हैं। ठीक आरूढ़ लग्न वाली स्थिति होती है, पर मैं अभी आरूढ़ लग्न पे चर्चा नहीं करूंगा, उपपद लग्न बताते थे। तो यहाँ पे 12वें भाव में 12 नंबर की राशि बनी है और जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, तो ढूंढी यहाँ बैठे हैं। तो ये कहाँ बैठे अपने भाव से, कितने घर आगे, तो ये जहां राशि बनी है उसी से गिनना है, वहीं से आरंभ करना है गिनना। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस भाव के अधिपति अपने भाव से 6 घर आगे बैठे हैं। अब यहां पे ये देख लेना है कि चलो ये तो अच्छी बात रही कि इस भाव के अधिपति सूर्य की राशि में बैठे हैं और ये मित्र की राशि में बैठे हैं। अब दूसरे नंबर पे आपको ये करना है काम कि ये जहां बैठे हैं जितने घर आगे, अपने इस भाव से 12वें भाव को खाली देखना है, अन्य किसी भाव को नहीं देखना है। तो जितने घर आगे बैठे उतने ही घर आपको आगे गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यानी कि अब उपपद लग्न जो बनेगा वो आपकी कुंडली में ये बुध बन जाएंगे। उपपद लग्न के में लग्न में बैठे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे 10 नंबर में बिठा दिया, यानी कि उपपद लग्न के अधिपति शनि बन जाएंगे और वहां बैठेंगे बुध। तो अगर अब यहाँ पे मैंने बुध को क्यों बिठाया है देखिए यहाँ, और ठीक उसके बाद जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं, अब 11 नंबर में जो अंक जो राशि बनी है, जो ग्रह बैठे हैं उसको बिठा दीजिए। 12 में जो बैठा है उसको बिठा दीजिए। 1 में जो बैठा है वैसे ही इसको बिठाते चलना है। जैसे यहाँ मैंने शनि को 9 नंबर में बिठाया है यहाँ पीछे, तो 10 नंबर में बुध बने थे, क्योंकि गुरु से 6 घर आगे देखना था तो 6 घर आगे यहाँ बना था, वो बुध को मैंने यहाँ बिठा दिया। समझ में आ रही होंगी चीजें, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब जैसे जैसे जो ग्रह जहां बैठे हैं वो उन भाव में उनको बिठा देना है। अब इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, बात अब ये रही कि जिस तरीके से उपपद लग्न आपने बनाया, तो अब आपको ये देखना होगा कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर लग्न में पापक ग्रह बैठ जाएंगे, शनि मंगल राहु केतु, या क्रूर ग्रह बैठ जाएंगे, पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु और क्रूर ग्रह अगर सूर्य बैठे हों, लेकिन उच्च के सूर्य अगर बैठे होंगे, मित्र की राशि के सूर्य अगर बैठे होंगे, या अपनी राशि के अगर सूर्य बैठे होंगे, तो इसे क्रूरात्मक ना कह के इसे अच्छा कहा जाएगा। सूर्य हमेशा ही अगर उच्च के बैठे हो, मित्रवत होकर के बैठे हो, मंगल और गुरु की राशि में या चंद्रमा की राशि में, या साथ ही साथ अगर वो अपनी राशि में बैठे हो, तो कभी भी दुष्परिणाम नहीं करते। हाँ, वो तब दुष्परिणाम करेंगे जब उनके ऊपर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर के उनके क्रूरत्व में पापत्व की वृद्धि हो जाएगी या फिर पापत्व के लक्षण दिखने लगेंगे। समझ में आ रही होंगी चीजें। ये तो एक अलग मैटर था जिसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ बुध बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का पति अब बुध से और शनि से प्रभावित होगा, क्योंकि शनि की राशि बनी और बुध लग्न में बैठ गए। अब साथ ही साथ यहां जैसे आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी तरीके से अब इस कुंडली का भी विश्लेषण होगा कि लग्न में बुध जैसे ग्रह बैठ गए तो शुभ ग्रह की स्थिति बन गई। अब इस पे किसी शुभ ग्रह की और दृष्टि पड़ जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाए। पंचम भाव में गुरु आ जाए
तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाए, नवम भाव में कोई बढ़िया ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब क्या देखना चाहिए कि इस कुंडली में यहाँ पे केंद्र में या चतुर्थ में या सप्तम में या दशम में या नवम में या पंचम में कोई भी पापक ग्रह ना बैठे हो या फिर शुभ ग्रह बैठे हो या फिर साथ ही साथ कोई ऐसा ग्रह ना बैठा हो जो यहाँ का अधिपति हो, जो यहाँ का अधिपति हो या जो यहाँ का अधिपति हो। मतलब बुध को यहाँ तो चलो बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बुध अगर छठे भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं तो कुछ कमजोरी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कुछ मजबूती भी देंगे और कुछ अच्छाइयां भी देखने को मिल जाएंगी। मतलब इसे एक अच्छी बात ही कही जाएगी, बुरी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो भाग्य के भी तो अधिपति होते हैं। इस वजह से तो ये ऐसे बनाया जाता है उपपद लग्न। यहां से आप अपने जो दाम्पत्य जिसके साथ आपका सूत्र बांधा जा रहा है, हालांकि अब विवाह को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है, तो जिसके साथ भी उसके नेचर को कैसे हमें देखना है, उसके व्यवसाय को कैसे देखना है, उसके व्यवहार को कैसे देखना है, उसको समझना कैसे है, ये सारी चीजें आप यहां से जानेंगे। यहां से नहीं, ये तो लग्न कुंडली है, यहां से जान जाएंगे। तो जो स्थिति, अगर लग्न को शुभ ग्रह देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर केंद्र में शुभ ग्रह बैठ गए, गुरु बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए, यहाँ बुध बैठ गए, तो और भी मतलब उसका दाम्पत्य उतना ही ज्यादा सफल और सुखद माना जाएगा। समझ में आ रही होंगी चीजें मैं जो बता रहा हूं। तो ऐसे उपपद लग्न बनता है। अगर 12वें भाव में स्वग्रही कोई ग्रह बैठ गया तो भी खराब नहीं है। अगर 6वें भाव में 8वें भाव में स्वग्रही कोई ग्रह बैठ गया तो भी खराब नहीं है। अगर 8वें भाव में या 6ठे भाव में कोई स्वग्रही ग्रह बैठ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी कोई अच्छी मतलब खराब उसे नहीं कहेंगे, ये तात्पर्य है कहने का। लेकिन केंद्र में शुभ ग्रह का होना या स्वग्रही अगर कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर बना था और इस जातक की कुंडली अगर 10 नंबर से बनती, उपपद लग्न अगर 10 नंबर का बनता और शनि यहीं बैठे होते या शनि यहां से देख लिए होते, ये निर्धारित इस बात पे करेगा कि यहाँ पे ग्रह की स्थिति कैसी है। मतलब आपकी कुंडली में उपपद लग्न, मैंने क्या बात बताई, आपको सिर्फ अपनी कुंडली के 12वें भाव को देखना है, वो उस भाव के अधिपति कहाँ बैठे हैं, जितने घर आगे वो बैठे हैं यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 घर देख लिया। अब यहां से 6 घर आगे बढ़ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 यहां देख लिए, तो यहां पे बुध बैठे हैं कुंडली में, अब उनको ही यहां बिठा देना है। बाकी के सारे ग्रहों को यथावत ऐसे ही बिठा करके और इस कुंडली को बना करके ये आपका उपपद लग्न विश्लेषण अब इसको कर लेना है कि कैसे ग्रह की स्थिति बनी है। ये सेम लग्न कुंडली से ही चीजें बनती हैं। एक लग्न कुंडली से कितनी प्रकार की कुंडलियों का निर्माण हो जाता है और उनका अलग अलग विश्लेषण संभव हो पाता है। ये उपपद लग्न था। जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत इसकी बड़ी महत्ता है और इसके बड़े सिद्धांत फॉलो करे जाते हैं। वस्तुतः इस उपपद लग्न से आप अपने वैवाहिक जीवन के संपूर्ण प्रभाव और उनके प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों को समझ और जान सकते हैं। यह वस्तुतः एक ऐसा लग्न है जिसके द्वारा हम अपने सामने वाला जो प्रतिबिंब, मेरे नेत्रों में जिसकी छवि बनने वाली है या आपके नेत्रों में या उसके नेत्रों में जिसकी छवि बनने वाली है। मैंने एक वो देखी थी, अब जरा सोच के देखना कि आजकल के लोग कैसे होते हैं। कहानी है, छोटी सी बता देता हूं। विवाह होने के बाद पति बेंगलोर चला जाता है और पत्नी जो है वो पति बेंगलोर चला जाता है और पत्नी दिल्ली रह जाती है। उस पति का जो रखा हुआ नौकर होता है वो उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने का प्रयास करता है शराब पी करके। ये घटना है और ये सही है। और जब ये इसकी शिकायत जब पत्नी अपने पति से करती है तो पति पता है क्या बोलता है, वो ये बोलता है कोई बात नहीं है, तुम हो वहां संभाल लो, जब कुछ होगा तो देखेंगे और जब कुछ होगा तो मेरी पहचान बड़े ऊंचे लोगों तक है, मेरी पहचान बड़े लोगों तक है, पुलिस वाले मुझे जानते हैं। अब आजकल के लोगों के पास ऐसे उत्तर निकलने लगे हैं। वो सुरक्षा नहीं दे सकता पर तर्क जरूर कर सकता है। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहां उन्होंने ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि का परिचय कराया है। सहस्त्र योगी पर्यंत
और सहस्त्र युगों वाले एक दिन और एक रात को जो जान लेता है, वही वस्तुतः इस पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति को पहचानने की थोड़ी सी क्षमता रख लेता है, या फिर थोड़ी सी उसके पास शक्ति आ जाती है, या फिर वो उसके पास वो शक्ति निहित होती है, या फिर वो जानने का प्रयास कर सकता है। आपके कितने युग बीत जाते हैं, कितने युग कई बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और हम यहाँ ये मनुष्य इसको सामान्य धरातल पे सोचे तो ये सोचते हैं, अरे ये तो 99 साल की बात है, अरे ये तो 100 साल की बात है। अरे मूर्खता की ये तो हद है कि हम इतनी छोटी अवस्था को बहुत ऊंची और बहुत बड़ी मानते हैं, और उन वर्षों को, उस छोटे से पलक झपकते जो वर्ष जो यूं निकल जाते हैं, उसको सोच करके अंबार लगाते हैं धन का, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मंद बुद्धिता का उदाहरण पेश करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।